Good morning, students. Today we read lesson 1, second page. Yesterday we read about environment and their components. I think all of you understand first page of lesson 1. Today we start. Natural environment is made up of two kinds of component. जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वह दो चीज़ों से, दो घटकों से मिलकर बना हुआ है. ठीक. नंबर 1 नॉन लिविंग यानी अबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स. एक नॉन लिविंग, लिविंग आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ठीक है. तो नॉन लिविंग थिंग्स को, जो नॉन लिविंग है वही अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है, और जो लिविंग होता है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के आता है. तो नाम से ही आधारित है. नॉन लिविंग का मतलब होता है अजैविक, और लिविंग का मतलब होता है जैविक यानी जो जीवित है. ठीक. विच इंक्लूड सॉइल, रॉक, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर इटीसी. दीज कंप्राइज द फिजिकल कंपोनेंट. ठीक है. ये सारे जो घटक हैं, ये भौतिक घटक हैं, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं. इसके अंतर्गत आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं. विच इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स बीइंग. दिस कंप्राइज द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है. जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तुएं हैं, जैसे पौधा है, जानवर है, मनुष्य है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी मानव पर्यावरण. इट इज द इम्पॉर्टेंट that is created by man for his better existence and growth. यह एनवायरनमेंट मनुष्य द्वारा क्रिएट किया गया, उत्पन्न किया गया है, जिससे वह क्या कर सकें, अपनी क्षमता को और अपनी ग्रोथ को, अपनी संख्या को बढ़ा सकें, ग्रोथ कर सके, विकास कर सके. इट इंक्लूड्स हिज सेटलमेंट्स. इसके अंतर्गत क्या क्या जुड़े हुए होते हैं? देखिए, सेटलमेंट्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर फैसिलिटीज़. ठीक है. और वह सारे विकास के जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें डोमेन्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है. अब फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे. आवर फिजिकल इन्वायरमेंट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 डोमेन्स आल्सो कॉल्ड रियल्म और स्फीयर. जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उनको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसे हम क्षेत्र भी कहते हैं. दीज 4 कंपोनेंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म एनवायरनमेंट ऑफ जोन वेयर लाइफ इज फाउंड. और इन चारों को उस जगह पर प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पर जीवन संभव हो. हाउएवर द जोन ऑफ लाइफ, जहाँ पर जीवन संभव, द वेरी थिंग, जहाँ पे उष्ण की मात्रा हो, एक्सटेंड टू द अदर 3 स्फीयर दैट फॉर्म और फिजिकल कंपोनेंट. और इनका विस्तार उन सारे जगहों पर भी होता है जहाँ पर भौतिक पर्यावरण होता है. हेंस इट इज क्लियर दैट द 4 स्फीयर और डोमेन्स विच ज्वाइंटली सपोर्ट लाइफ आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितने भी भाग हैं, वो हमारे जीवन से संबंधित है. जैसे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है. तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल. ठीक है. तो फर्स्ट वी रीड अबाउट लिथोस्फीयर. यानी स्थल के मंडल के बारे में हम जानेंगे. ठीक है. स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते ड बफन ने यह बताया था. वर्तमान समय में पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 संकल्पना दी गई है. ठीक है. पहला है कांट गैसेस हाइपोथेसिस, दूसरा है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास. ठीक है. इसके अंतर्गत जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया. इसके अनुसार
एक गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है। इस सिद्धांत में कांट ने कथित गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया है क्योंकि वह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपका देखिए क्या क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं। द वर्ड लिथो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग स्टोन। जो हमारा लिथो शब्द है वह ग्रीक भाषा के से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्टोन यानी पत्थर। द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। और जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है जो कि काफ़ी मोटा और मजबूत होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं यानी स्थल मंडल कहते हैं। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज अपर ग्रेनिट एंड द टेम्परेचर and the intermediate basic layer on which all the continents and the ocean rest। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है यानी ऊपरी परत होती है। ठीक है, इसमें जो महासागर होते हैं, महाद्वीप होते हैं, ये सारे आते हैं। दिस इज द पार्ट विच एक्ट एज एन इन्वॉल्व विच सराउंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये क्या करते हैं, जो इंटीरियर भाग होता है पृथ्वी का उसके चारों तरफ से क्या होता है, उससे इन्वॉल्व होता है, ढका हुआ होता है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 परतों में विभाजित किया गया है जिनके नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, इज द since that is provides food to all living beings। लिथोस्फीयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए क्योंकि जितने भी जो भी फूड प्रोवाइड होते हैं जो जीवित वस्तुओं के लिए, जीवित लोगों के लिए, वो सब हमें इसी स्थल मंडल पर ही मिलता है। ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल एंड मेटल्स आर प्रोवाइडेड इन द रॉक। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो सब भी हमको यहीं भी मिलते हैं। इट हैज़ सॉइल विच इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। यहाँ पे हमको स्थल मंडल पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है जिसमें हम अपनी फसल की पैदावार करते हैं। ओके, तो नाउ वी रीड अबाउट लिथोस्फीयर, लिसन इट एंड अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट डे वी रीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर। Okay, today I am not explain about hydrosphere because this picture is not clear. Today all of you read lithosphere. Okay, goodbye student, take care.